नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मगर सबसे पहले बात करेंगे देवभूमि की खबरों की, जहां पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं सीएम धामी की पंजाब दौरे की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मौसम विभाग से जुड़ी तस्वीर है, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर संभावना जताई है। तीसरी तस्वीर हेमकुंड साहिब की तस्वीर है, जहां प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। और आखिरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे की तस्वीर है, जिसको लेकर तैयारियां उत्तराखंड में जोरों शोरों पर की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि अलग अलग तस्वीरें आप देवभूमि की बड़ी खबरों की देख पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर कैची धाम के साथ ही साथ एक तरफ उनके आगमन की तैयारी है, तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर रूट भी डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा हेमकुंड साहिब पर प्रशासन सख्त नजर आया है। सीएम धामी के आदेश के बाद इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले सीएम धामी चुनावी हुंकार भरने के लिए पंजाब के दौरे पर पहुंचे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ बीजेपी के पदाधिकारियों और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और उसके बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमृतसर में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमृतसर पंजाब स्थित सुप्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की कामना की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्गियाना मंदिर में पूजा अर्चना की है। उत्तराखंड वासियों की अमृतसर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक नगरी अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब जी के दर्शन किए व मत्था टेका। वाहेगुरु जी से प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि रागी भाइयों के शबद कीर्तन के बीच गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन आत्मीय सुख प्रदान करने वाले थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी मतों से विजयी बनाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अरदास की है। साथ ही दरबार साहिब में दर्शन के बाद परिसर में सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। सीएम धामी ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब के दौरे पर हैं। चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पंजाब पहुंचे हैं। इस बीच स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सेवा करने के साथ ही साथ शबद कीर्तन भी सुने। बहुत पवित्र आज हरमंदिर साहब के यहाँ दर्शन हुए और गुरु घर की कृपा प्राप्त की। मैं उत्तराखंड और हमारे पंजाब में बहुत आपस में संबंध है। जहाँ ये सिख गुरुओं की पवित्र भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, वहीं तपस्थली हमारा देवभूमि उत्तराखंड रहा है। चाहे रीठा साहब हो, हेमकुंड साहब हो, नानक मता साहब हो, सब हमारे पवित्र धर्मगुरुओं की तपस्थली है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां चारधाम हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का काम प्रारंभ करा दिया गया है, वहीं हमारे नानक मता साहब और रीठा साहब के लिए भी अन्य जो अवस्थापना सुविधाएं बनाई जा रही हैं। आज मैंने यहाँ प्रार्थना की है, गुरु की कृपा हम सब पर बने और हम सब अपने अपने कर्म पर आगे बढ़ें। भारत विकसित भारत बने। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प है, वो संकल्प पूरा हो, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने उनकी याद में अनेकों कार्य देश के अंदर किए हैं। चाहे आज वो करतारपुर कॉरिडोर हो, जहां दूरबीन से दर्शन होते थे, आज साक्षात दर्शन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश कुमार ने यात्रियों से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई एसओपी पढ़कर यात्रा करने की हिदायत दी है।
साथ ही उन्होंने कहा कि हमने करीब 9 भाषाओं में यात्रा की एसओपी जारी की है, जिससे यात्रा में शारीरिक समस्या के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग काफी कठिन है, ऐसे में यात्रियों को अपना स्वास्थ्य देखकर ही यात्रा करनी चाहिए। यात्रीगणों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसओपीज जारी किए गए हैं, आप ही की सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने जारी किया है एसओपीज। इसका भलीभांति अध्ययन कर लें कोई यात्रा शुरू करने से पहले, और अपने आप को प्रॉपरली एक्लेमेटाइज कर लें वेदर के हिसाब से। और जैसे यमुनोत्री और केदारनाथ जी का जो ट्रैक है वो जटिल है, थोड़ा कठिन है, तो हर 1 से 2 घंटे के ट्रैक में लगभग 10 से 15 मिनट रेस्ट कर लें। प्रॉपर रेस्ट करने के बाद फिर प्रोसीड करें। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने बरसात में होने वाले जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही आवश्यक सेवाओं की समुचित व्यवस्था किए जाने के संबंध में सभागार में बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि नगर निगम, नगर निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के दौरान जल भराव ना हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों की सफाई कार्य समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नगर निगम सहित समस्त नगर निकायों को सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध में प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। डीएम ने जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रशासन सख्ती बरते और उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। बरसात के सीजन से पहले अलग अलग जगहों पर पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे बरसात के समय उत्तराखंड में एक बार फिर से समस्याओं का अंबार न खड़ा हो। देखते हुए कि आगामी समय में जो बारिश होगी हमारी 25 तारीख के बाद, जैसा रहता हमेशा कि 25 तारीख के जून के बाद हमारी बारिश होती है, और पुराना अनुभव जो हमारे विगत वर्ष का रहा है कि बरसात के दौरान हमारे सारे नाले, तो वो दिक्कत इस बार ना हो, उसके लिए जितने भी नगर पालिका क्षेत्र में हैं और रूरल एरियाज में जो जो नाले विशेष पड़ते हैं, बड़े बड़े नाले हैं, खासकर छोटे नाले भी हैं, उनकी सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कर दी। तो जितने भी लोकल बॉडीज में हैं, हमारे नगर पालिका हैं, नगर पंचायत हैं, नगर निगम हैं, तो उन सभी जगहों पे हम लोग नालों की सफाई कर रहे हैं। तो ऐसे स्थान भी हैं जो रूरल एरियाज में भी है और नगर पालिका से मिले हुए हैं, तो ऐसे एरियाज में भी हम लोगों ने सफाई की व्यवस्था शुरू कर दी। मसूरी में स्प्रिंग रोड 9 मंजिला मंदिर के निचले इलाके में जंगल में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जंगल में लगी आग की सूचना पर वन विभाग, जिसके बाद डीएफओ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो मसूरी में जंगल में लगी भीषण आग, बताया जा रहा है कि वन विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। स्थानीयों ने आग की जानकारी वन विभाग को दी थी, जिसके बाद वन विभाग के डीएफओ के द्वारा कार्रवाई की गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये कबाड़ी बनाते हैं ना यहाँ पे, और मैंने कई बार आने देता उनको, और आज मैं सफाई कर रहा था दिन में और उनको मना किया मैंने, यहाँ मत आया करो भाई। और बीड़ी बाड़ी पियो किसने, कबाड़ी ने 3 थे वो। अच्छा। और इसीलिए लगी वो। आजकल बांज के पत्ते सूखे हुए हैं ना, एकदम आगे पकड़ लिए उन्होंने। बस है ना, वो नीचे की तरफ है ना, बांज के पत्ते सूखे हुए हैं आजकल, और एकदम आगे पकड़। कॉलोनी में हमें सूचना मिल गई थी कि 9 मंजिला इमारत के नीचे जो क्षेत्र है वहाँ पर वनाग्नि लगी हुई है। तो उसी समय हमारे रेंजर साहब द्वारा हमें सूचना दी गई तथा 1-2 और कॉल हमें आई थी लोकल लोगों से, तो हम उसी टाइम यहाँ पर पहुँच गए थे। ऊपर की आग थोड़ा बहुत लोकल जो ऊपर रहते हैं स्थानीय लोग, उनके द्वारा कंट्रोल कर ली गई थी, और नीचे की तरफ जो आग थी बीच जंगल में थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पे आ गई थी, लेकिन जो रोड है यहाँ पे दोनों तरफ की रोड काफी ऊपर है और आग जो है बीच जंगल में है। तो जो बीच जंगल की आग है हमारी टीम ने यहाँ पे कंट्रोल कर ली गई। अगली खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम ने अप्रैल महीने में हाउस टैक्स में काफी फायदा देखने को मिला है। बता दें कि अप्रैल के माह में हाउस टैक्स जमा करवाने पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, जिसके चलते लोग शुरुआत में ही हाउस टैक्स जमा करवाते हैं। नगर निगम को हाउस टैक्स वसूली में काफी फायदा देखने को मिला है और इस साल अब तक 10 करोड़ 58 लाख का टैक्स वसूला जा चुका है।
तो वहीं सहायक नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया है कि नगर निगम ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहा है जिन्होंने कई सालों से हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है। ऐसे लोगों को पहले डिमांड नोटिस भेजकर गृह कर जमा करवाने की अपील की जाएगी और नोटिस पर भी ध्यान न देने पर बकायेदारों के खिलाफ निगम वारंट जारी कर कार्रवाई करने का काम करेगा। देखिए, जैसा विदित है कि अप्रैल माह में हम लोग 5% का अतिरिक्त छूट देते हैं, जिसका लाभ लेने के लिए सभी लाभार्थियों द्वारा, सभी भवन स्वामियों द्वारा अधिक से अधिक जमा कराया गया है हमारे यहाँ टैक्सेस। और हमारा 10 करोड़ 54 लाख रुपए इस माह में, अप्रैल माह में जमा हुआ है। और आगामी माह में, मई में हमारे नियंत्रण जो है भवन स्वामी जमा करा रहे हैं, लेकिन अपेक्षाओं से कम है, जिसके लिए हम लोग डिमांड नोटिस जारी कर रहे हैं। समस्त निरीक्षकों को ये डायरेक्शन हो गया है कि वो ऐसे बकायेदारों की भी सूची बनाएं जिनका नियंत्रण कई सालों से जो है बकाया हो, और उनको डिमांड नोटिस देने के बाद उनकी जो है आरसी या वारंट जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के बहुचर्चित पिता पुत्र की डबल मर्डर केस में नाबालिग बेटी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी घटना के 75 दिन के बाद हुई है। इस दौरान मुख्य आरोपी नाबालिग लड़की का प्रेमी मुकुल सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि मुकुल सिंह के ऊपर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि जबलपुर के सिविल लाइन की मिलेनियम कॉलोनी में 15 मार्च 2024 को रेलवे अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके मासूम बेटे तनिष की हत्या का मुख्य आरोपी मुकुल मृतक की नाबालिग बेटी को छोड़कर हरिद्वार में पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। हरिद्वार से नाबालिग आरोपी की हुई गिरफ्तारी। बताया जा रहा है कि 75 दिनों के बाद पिता और पुत्र की हत्या के मामले में आरोपी बेटी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही साथ आरोपी प्रेमी फरार बताया जा रहा है। जबलपुर से मर्डर कर हुई थी फरार। पुलिस के द्वारा जब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, इसी समय एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि जिला अस्पताल के पास में एक जोड़ा, जिसमें एक लड़का जिसका नाम मुकुल कुमार सिंह है, उसके साथ एक लड़की भी वहां पर है, जिसको पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बीच बचाव करते हुए मुकुल कुमार सिंह जो वांछित था वो फरार हो गया। लड़की के द्वारा जब पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा यह बताया गया कि वो जबलपुर से एक 302/201 में अपने पिता और अपने भाई की हत्या में जो वांछित चल रहे हैं, जब पुलिस के द्वारा जबलपुर पुलिस से संपर्क किया गया था तो उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई। आज वो यहाँ पर उसकी पूछताछ के लिए भी आ रहे हैं और पूछताछ के बाद ही उनके सुपुर्द इसको किया जाएगा। आगे की जो भी कार्रवाई है और उसको जबलपुर पुलिस के साथ समन्वय करते हुए हम लोगों के द्वारा की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पथरी थाना क्षेत्र में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है। बताया जा रहा है कि मौके से गौ तस्करी के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको बता दें कि लगातार सामने आ रही कई घटनाओं के बीच पथरी क्षेत्र के खादर इलाके में पुलिस और एक तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाश को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसका इलाज जारी है। पथरी क्षेत्र में कल रात देर रात में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद आजम है, उसके द्वारा गौ तस्करी की सूचना पुलिस को मिली थी। ये जो अभियुक्त है यह मुजफ्फरनगर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चल रहा है। इसको पुलिस के द्वारा तत्काल हमारे नाके लगा के जब चेकिंग की गई तो अलावलपुर के पास में इसके द्वारा पुलिस पर फायर झोंका गया था। इसके द्वारा पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया में कार्रवाई करते हुए इसको अरेस्टिंग की गई। इस मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी है, जिसको पुलिस के द्वारा तत्काल चिकित्सालय में भेजा गया है, वहाँ इसका इलाज चल रहा है। देश भर में 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। जीत का विश्वास दिखा रही कई पार्टियों की किस्मत का पिटारा खुलने के बाद सरकार बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का विश्वास उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिखाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल के शेर के बराबर है। वहीं विपक्ष को उन्होंने गीदड़ों का झुंड बताते हुए पीएम मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर आत्मविश्वास जताया है।
तो कैबिनेट मंत्री ने दिखाया जीत पर विश्वास। उन्होंने कहा है कि चुनाव के नतीजे तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने वाले। ये देखिए, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जितना हम लोग ने उत्तराखंड में भी देखा, पूरे देश का चुनाव दिख रहा है, 5 चरण के चुनाव, लगभग 6 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। जो हमने देखने को हमको मिला है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने विपक्ष की बात करी है, जो देखिए, ये तो मानी बात है, मैंने अपनी हर स्पीच में बोला है कि जंगल में शेर एक होता है और गीदड़ बहुत सारे होते हैं। शेर नरेंद्र मोदी जी हैं, गीदड़ सारे मिल गए हैं शेर को हराने के लिए, लेकिन शेर जो है वो फिर से जीतेगा और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। देहरादून में मेट्रो दौड़ने का सपना पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि सिर्फ कागजों में ही मेट्रो का रोड मैप तैयार हो रहा है। अभी तक मेट्रो किसी भी तरह से अस्तित्व में आने का नाम नहीं ले रही है। अब कई सवाल मेट्रो को लेकर खड़े होने लगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मेट्रो को लेकर कहा है कि मुझे नहीं लगता कि देहरादून में मेट्रो व्यवस्था कामयाब हो सकती है। इसकी जगह अगर जगह जगह कैप्सूल मेट्रो पर ध्यान दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। तो सिर्फ कागजों पर ही मेट्रो का रोड मैप देहरादून में काम कर रहा है, जिस पर कांग्रेस ने इस समय तंज किया है। और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता का कहना है कि दून के लिए मेट्रो कैप्सूल ज्यादा अच्छा ऑप्शन। उत्तराखंड में मेट्रो कितनी कामयाब होगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में ये हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम करें तो कैप्सूल जो व्यवस्था है, जो जिसकी स्टडी करने के लिए आपकी उत्तराखंड सरकार ने कई विधायकों को और यहाँ के अधिकारियों को भेजा था, वो व्यवस्था मुझे लगता है ज़्यादा मुफीद रहेगी, सस्ती है और सस्टेनेबल है। और जितने स्थान जगह हमारे पास है उस पर उसको संचालित किया जा सकता है, वो उसकी ओर को हमको बढ़ना चाहिए। मेट्रो में जिस तरीके का खर्चा है, जिस तरीके से पर्यावरण से छेड़छाड़ है, कई टनल्स बनानी पड़ेंगे। पहले हम टनल्स के हादसों से रूबरू हो चुके हैं। सेस्मिक 4 और सेस्मिक 5 जोन ये उत्तराखंड आता है, तो ऐसे में मुझे लगता है जो कैप्सूल व्यवस्था है वो उत्तराखंड में लागू की जानी चाहिए, जिससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी, कम खर्चे में भी काम होगा और वो ज़्यादा सस्टेनेबल भी होगा। खबर देहरादून से है, जहां सड़क पर गुंडई दिखाना युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवकों की सारी खुमारी उतार दी। वसंत विहार क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना में संलिप्त 8 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल 2 ऑटो ड्राइवर में सवारी उतारने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ऑटो ड्राइवर ने मारपीट के लिए अपने अपने साथी बुला लिए। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सड़क पर गुंडई दिखाना ऑटो ड्राइवर और उनके साथियों को पड़ा भारी। पुलिस ने युवकों की उतारी खुमारी। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब दोनों ही पक्ष के युवकों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और इसके बाद अगली खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां पिलान कलियल की विश्व प्रसिद्ध दरगाह के सामने महिलाओं का दंगल शुरू हो गया। महिलाओं ने झगड़े में एक दूसरे के बाल तक नोच डाले। वहीं भीड़ मोबाइल में घटना का वीडियो कैद करती नजर आई। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे तक बरसाए। महिलाओं का ये दंगल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये महिलाएं भीख मांगने का काम करती हैं। झगड़े का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। पिरान कलियर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।